ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूँ। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज जैसा कि आप लोगों को पहले से ज्ञात है कि आज हम यूरोपियन आर्ट पर ये क्लास शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर आपको बहुत सारी आर्ट की क्लास से संबंधित जानकारी मिलेगी। तो आज जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है यूरोपियन आर्ट, इसको हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग देखेंगे कि इस क्लास में हम इस तरह से पढ़ने वाले हैं कि यूरोपियन आर्ट हमारा जो है एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, यूरोपियन आर्ट का एक भी क्वेश्चन हमारा छूटने ना पाए, इस हिसाब से हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग भी ध्यान रखना है कि जब भी वीडियो पढ़ाई का संबंधित कोई देखने बैठें तो एक नोटबुक जरूर लेके बैठें। जो इम्पॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको आप नोट करते रहें, जो कभी आपको टाइम मिले तो उसका रिवीजन कर लें, तो चीजें हमेशा के लिए आपके दिमाग में बस जाएंगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यूरोपियन आर्ट क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप लोगों को पता है टीजीटी में यूरोपियन आर्ट का सिलेबस नहीं दिया होता है, फिर भी 10 से 12 प्रश्न उससे दिए जाते हैं और उन्हीं 10-12 प्रश्नों पर आप लोगों का भार रहता है, क्योंकि वही आपकी सफलता का आधार बन जाते हैं। जिन बच्चों का सिलेक्शन रुकता है तो वो 10 से 12 क्वेश्चनों से रुकता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग वो 10-12 क्वेश्चनों पे गलती ना करें, उनको मजबूती से तैयार कर लें, तो आप भी सफलता को हासिल कर सकते हैं। और पीजीटी की बात करें तो उसमें तो सिलेबस होता है और उसको तो अच्छी तरीके से बारीकी से पढ़ना है। तो हम ये क्लास दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि हम बेसिक तो पढ़ाएंगे ही, बाकी विस्तार से चीजों को भी समझा देंगे, जिससे आपके अंदर ज्ञान जब होगा तो परीक्षा हाल में कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन अगर करेगा तो आप उसका उचित आंसर दे पाएंगे। तो देर ना करते हुए हम चलते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है सबसे पहले हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है यूरोपियन कला, या इसी को प्यारे बच्चों कहा जाता है पाश्चात्य कला, या इसी को कहा जाता है पश्चिमी कला। यहां पर 3 नाम लिखे हैं, यूरोपियन कला, पाश्चात्य कला और पश्चिमी कला। बहुत सारे बच्चे नाम में कंफ्यूजन कर बैठते हैं। तो हमने जैसा कि बताया है कि एक भी डाउट आपकी क्लास में नहीं बचेगा, हम सब कुछ क्लियर करते हुए चलेंगे। तो यहां पर जैसे इतने 3 नाम दिए हैं, बहुत सारे बच्चे सिर्फ यूरोपियन आर्ट जानते हैं, कोई पश्चिमी आर्ट के नाम से जानता है और कोई पाश्चात्य के नाम से जानता है और कोई तीनों नाम जानता है। तो इस नाम पर हम चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाम कैसे इनके तीनों चलते हैं इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उसी पर चर्चा कर लेते हैं, इनके नाम। यूरोपियन कला क्यों कहा जाता है, पाश्चात्य कला क्यों कहा जाता है, पश्चिमी कला क्यों कहा जाता है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, अभी तक आपने भारत की कला को पढ़ा है, भारत की कला को पढ़ा है। अब यूरोपियन पढ़ने जा रहे हैं, यूरोपियन कला पढ़ने वाले हैं। तो यूरोपियन से आपका संबंध नजर में आता होगा यूरोप, यानी यूरोप की कला है। जी हाँ बच्चों, यूरोप की कला, इसीलिए इसे यूरोपियन कला कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो महत्वपूर्ण क्षेत्र पढ़ने वाले हैं वो सब यूरोप से संबंधित हैं।
यूरोप क्या है? यूरोप एक महाद्वीप है। हमारी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? तो प्यारे बच्चों, हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। कितने? 7 महाद्वीप। अब 7 अगर देखना चाहते हैं तो पहले नंबर पे लिख लेते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। दूसरी अगर बात करें तो दक्षिणी अमेरिका। तीसरी अगर बात करें तो अफ्रीका। चौथी बात करें यूरोप। पांचवी बात करें एशिया। छठी बात करें ऑस्ट्रेलिया। सातवीं अगर बात करें अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप होते हैं हमारी टोटल पृथ्वी पर। और इसमें से जो भारत की कला आती है वो एशिया से आती है। अभी हमने एशिया को सिर्फ पढ़ा है। तो जैसा कि यहां पर हम इसको 4 भागों में डिवाइड कर लें और इसके हम क्षेत्र देख लें। हमेशा मैप में ध्यान रखना है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है, पश्चिम, और ये पूर्व होता है। यहां पर लिख देते हैं पूर्व। तो इससे ध्यान रखना है, ये पूर्व ध्यान रखना है, इधर लिखा हुआ है। तो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व। तो अभी तक 7 जो आपने पढ़े हैं, एक यहां पे है महाद्वीप, एक यहां पर है, एक यहां पर है, और एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, और एक यहां पर है। ये 7 महाद्वीप आप देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पर बात करें तो ये एशिया हो जाता है, एशिया महाद्वीप। ये ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये जो होता है अपना, ध्यान रखना है, अंटार्कटिका होता है। इसकी बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका हो गया। ये बात करें तो दक्षिणी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया। और ये हो गया अपना यूरोप, और ये हो गया अफ्रीका, अफ्रीका। तो आप इसमें देख रहे हैं अभी तक जो हमने एशिया, भारत किसमें आता है? एशिया। जो भारत विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है उसमें पड़ता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, ये सबसे बड़ा महाद्वीप होता है एशिया महाद्वीप, इसी में भारत पड़ता है। तो एशिया की कला पढ़ा जो पूर्व दिशा में थी। और जो अब पढ़ने वाले हैं यूरोप, तो देखिए बट गया, ये पश्चिम में आने वाली है। तो इसीलिए इसे या तो यूरोपियन कला कह सकते हो, पश्चिम में पड़ती है तो पश्चिमी कला कह सकते हो। पाश्चात्य कला का मतलब होता है पश्चिम दिशा में रहने वाला या पश्चिम दिशा से संबंध रखने वाला, कुछ भी कह सकते हो आप। अर्थ इसका निकाल कर देख लेना, मेन चीज यही होता है, पश्चिम दिशा से संबंध रखने वाला। तो पश्चिम दिशा से, पाश्चात्य का मतलब होता है पश्चिम दिशा से संबंध रखने वाला या पश्चिम दिशा का रहने वाला। तो यहां पर पश्चिम दिशा की कौन बात कर रहा है? यूरोप। तो इसीलिए इसे पाश्चात्य कला भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब है पश्चिम दिशा का रहने वाला, रहने वाला या पश्चिम दिशा से संबंध रखने वाला, कुछ भी कह सकते हो। तो ये ध्यान रखना है, वो एक ही चीज है। तो यूरोप पश्चिम से संबंधित है, इसीलिए इसे पाश्चात्य कला भी कह सकते हो। तो अब तीनों डाउट आपके क्लियर हो गए। यूरोप क्यों कला क्यों कहा जाता है, यूरोपियन कला क्यों कहा जाता है,
पाश्चात्य कला क्यों कहा जाता है और पश्चिमी कला क्यों कहा जाता है, कोई डाउट नहीं रहा होगा। मैथ में आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं है। अब हमें यहाँ यूरोप की कला को पढ़ना है क्योंकि महत्वपूर्ण क्षेत्र सब यूरोप कला से संबंधित हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा इरेज करते हैं फिर आगे। अब नाम में शायद ही आप लोगों को कोई डाउट होगा, यूरोपियन, पाश्चात्य और पश्चिमी कला के बारे में विधिवत जानकारी आपको हो गई है। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे प्राचीन कला कहाँ की है, या भारत की कला है या यूरोप की कला। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है प्यारे बच्चों, तो इसको भी ध्यान रखना है। हम यही खत्म कर देते हैं, क्वेश्चन उठे उसको वही पटक देते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन उठता है, यूरोप की कला प्राचीन है या भारत की कला प्राचीन है, तो इस पर चर्चा करेंगे। देखिए मेन रूप से कला जो है नवपाषाण काल से मानी जाती है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं लेकिन उसमें कोई इस तरह के साक्ष्य नहीं मिले जिसके आधार पर हम कला को पूर्ण रूप से कला माने। तो ये कला मेन रूप से स्टार्ट होती है नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल का दोनों का समय निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर हम जो बात करने वाले हैं, तो जो नवपाषाण भारत में नवपाषाण काल, भारत में नवपाषाण काल का समय कितना है प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आता है। भारत में नवपाषाण काल का समय कितना है, तो भारत में ये 10,000 ईसा पूर्व से और 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। तो अंतिम देख लेते हैं, यहां 3000, तो 3000 ये ईसा पूर्व के हो गए, 3000 प्लस इधर कितने हो गए, 2000 इधर हो गए हैं, तो 2000 इधर हो गए, बराबर 5000 वर्ष पूर्व। कितनी पुरानी कला है, 5000 वर्ष प्राचीन है, प्राचीन कला है भारत की। कहां की, भारत की 5000 वर्ष प्राचीन कला है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे क्योंकि अंतिम समय कितना है 3000, तो 3000 वर्ष के ले लिए और 2000 इधर हो गए हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद के ईस्वी के, तो 2000 ये और ईसा पूर्व के 3000, तो 3 2 5000 वर्ष पूर्व प्राचीन मानी गई है भारत की कला। अब यूरोप की कला, यूरोप में नवपाषाण काल का समय कितना माना जाता है, 10,000 से 5,000, 10,000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व, यह समय माना गया है। तो देखिए 5000 ईसा पूर्व के, तो 5000 ये हो गए प्लस 2000 इधर के ईस्वी के, तो टोटल कितने हो गए 7000 वर्ष। 7000 वर्ष, 7000 वर्ष प्राचीन है, प्राचीन कला यूरोप की है, यूरोप। तो कौन अधिक प्राचीन है, यूरोप की कला अधिक प्राचीन है। देखिए 7000 वर्ष पुरानी है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि यूरोप की कला कितने वर्ष पुरानी है, तो 7000 वर्ष, और अगर भारत की पूछे तो 5000 वर्ष। कोई डाउट, तो सबसे अधिक पुरानी कौन है, तो यूरोप की कला सबसे अधिक प्राचीन है। और आपको पता होगा भारत से पहले की कला यूरोप की कला है, क्योंकि जो चित्र मिले हैं भारत में सर्वप्रथम भीमबेटका में चित्र पाए जाते हैं गुफाओं में, लेकिन यूरोप में अल्टामीरा की गुफा में चित्र पाए जाते हैं सर्वप्रथम। जो चित्र विश्व के सबसे प्राचीन चित्र हैं जो मानव द्वारा बनाए गए हैं। इन चीजों को, तथ्यों को संभाल के रखना अच्छी तरीके से, ये काम आने वाले हैं, बाद में पढ़ेंगे। तो अब इस टाइम पीरियड से संबंध आपका बिल्कुल समाप्त होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे प्यारे बच्चों, अब हम देखिए एक रणनीति तैयार करने वाले हैं। कोई भी अगर हम काम करने चलते हैं तो सबसे पहले अगर उसके सिस्टम को अच्छी तरीके से हम समझ लेते हैं तो हमारी आधी विजय हो जाती है, वहां पर आधी तैयारी पूर्ण हो जाती है। तो अगर हम कोई चीज की तैयारी करने चलते हैं तो उसको रणनीति के तहत तैयारी करते हैं, क्योंकि रणनीति नहीं होगी तो हमारी पूर्ण रूप से विजय नहीं हो सकती है कभी। तो हम यहाँ पर रणनीति ये करेंगे, सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले कुछ नहीं है, बेसिक हम पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? पाठ्यक्रम को अच्छी तरीके से अगर जान लिया तो प्यारे दोस्तों, आप अगर पुस्तक से भी पढ़ते हो तो अच्छी तरीके से चीजें समझ में आएंगी, ये मेरा वादा है। अगर आपको अच्छी तरीके से पाठ्यक्रम पता है कि हमें पढ़ना क्या है तो आप पुस्तक से भी पढ़ सकते हो अच्छी तरीके से। तो लेकिन पाठ्यक्रम आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो आधी तैयारी को हम आज पूरी करने वाले हैं। हम अच्छी तरीके से पाठ्यक्रम देखेंगे कि हमें पढ़ना कहां से है। तो आज का पाठ्यक्रम सिलेबस यहां पर रहेगा। तो हम पाठ्यक्रम देखेंगे यूरोपियन कला का, यूरोपियन कला का पाठ्यक्रम। अब देखिए, हमें यूरोप की कला अगर पढ़नी है, यूरोप की कला, तो इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। कितने? 3 भागों में। खंडों में बांट लेने से चीजें आसान हो जाती हैं प्यारे दोस्तों। चीजें अगर इतनी सामूहिक अगर पढ़ेंगे तो वो चीजें हो सकता है दिमाग ने ना पड़े। जैसे भारत का इतिहास भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसको देखिए 3 खंडों में बांटा है, इसको भी हम उसी तरह बांट के पढ़ने वाले हैं। तो जैसे 3 खंड कौन कौन से? एक हम प्राचीन पढ़ने वाले हैं, प्राचीन, और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं मध्य, और तीसरा जो पढ़ने वाले हैं वो आधुनिक। यूरोप की कला को तो हम प्राचीन कला पढ़ेंगे या काल पढ़ेंगे, या मध्य काल की कला पढ़ेंगे। प्राचीन काल लिख देते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। ये 3 कालखंडों में हम अपने पाठ्यक्रम को बांट लेते हैं, जिससे हमें सरलता होती है चीजों को समझने में। तो हम प्राचीन में क्या पढ़ने वाले हैं, सर्वप्रथम उसको देखते हैं। फिर दूसरे नंबर पे मध्यकाल में क्या पढ़ने वाले हैं उसको देखते हैं। आधुनिक काल में क्या पढ़ने वाले हैं उसको देखते हैं। तो 3 खंड मेन रूप से हो गए। अब प्राचीन काल सबसे पहले देखते हैं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं और प्राचीन काल को हम देखते हैं। यहां पर आप लोग लिख सकते हो प्राचीन यूरोप की प्राचीन कला, यूरोप की प्राचीन कला के बारे में। अब प्राचीन में क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम एक चीज यहां पर लिखते हैं, जैसे भारत में पढ़े थे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, तो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, या इसी को बोलते हैं उत्तर पाषाण काल। पुरा, मध्य, नव, ये पाषाण काल से संबंधित पढ़ेंगे। और इसमें प्राचीन गुफाओं के बारे में, प्राचीन गुफाएं इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। जो प्राचीन गुफाएं मिली हैं, जैसे अल्टामीरा हो गया और कागुल हो गया, ये सब गुफाओं के बारे में इसी में पढ़ेंगे। गुफाओं के 2 क्षेत्र आप लोग यहां पाठ्यक्रम में याद रखना, एक स्पेन और एक फ्रांस। एक स्पेन, एक फ्रांस, ये चीजें ध्यान रखना। इन्हीं 2 जगहों से गुफाएं जो प्राचीन समय की प्राप्त होती हैं, उन पर हमें विचार विमर्श करना है। तो ये हो गया प्रागैतिहासिक काल, आपको प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो पढ़ना है।
दूसरा हम पढ़ने वाले हैं मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, अब मेसोपोटामिया की सभ्यता आप लोग सुने होंगे। ये कहां की सभ्यता है? तो इराक की सभ्यता है। आप इसको ध्यान रखेंगे, इराक की सभ्यता है। और ये दजला और फरात दो नदियों के किनारे पनपी ये सभ्यता है। दजला और फरात नदियों के किनारे, क्योंकि प्राचीन सभ्यताएं हमेशा नदियों के किनारे ही पनपी थी। तो जैसे ये हो गई दजला और फरात, भारत में इसी टाइम पीरियड की सिंधु सभ्यता है जो सिंधु नदी के किनारे पनपी थी, इसीलिए उसका नाम सिंधु सभ्यता रखा गया था। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, इराक की सभ्यता को पढ़ेंगे। अगला जो हम पढ़ने वाले हैं तीसरा, तो मिस्र की सभ्यता पढ़ लेंगे। इसी में मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता देख लेंगे। ये कहां की है? तो मिस्र की है प्यारे बच्चों, मिस्र की सभ्यता देख लेंगे। इसमें जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, ये नील नदी के किनारे पनपी हुई सभ्यता है, नील नदी के किनारे। तो ये मोटे मोटे क्वेश्चन पाठ्यक्रम में ही आप लोग याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आ जाए कि मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे पनपी थी, तो यहां पर नील नदी आप लोग बता सकते हो। ये हो गए 3 पार्ट। और अब उसके बाद जो चौथे नंबर पर पढ़ने वाले हैं, तो एजियन सभ्यता, एजियन सभ्यता पढ़ने वाले हैं। एजियन सभ्यता के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? क्रीट और माइसीनिया की सभ्य कला या सभ्यता, माइसीनिया की कला। ये दो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? एजियन सभ्यता के अंतर्गत क्रीट और माइसीनिया की कला के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये यूनान की कला है, ये भी यहां पर ध्यान रखेंगे। यूनान की कला है, यहां पर ध्यान रखेंगे। एजियन के बाद हम जो पढ़ने वाले हैं, ये आ जाता है माइसीनिया सभ्यता। जैसे समाप्त होगी माइसीनिया कला, तो आ जाता है शास्त्रीय काल। शास्त्रीय काल या इसी को युग बोलते हैं, शास्त्रीय युग कहीं कहीं लिख के आएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे प्यारे दोस्तों। नाम में बड़ा अंतर हो जाता है, कहीं कहीं नाम दूसरा दे देता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जहां नाम परिवर्तन होगा तो हम आपको बता देंगे। जैसे यहां पर अगर शास्त्रीय युग आ जाए या शास्त्रीय काल आ जाए, तो वो वही है, शास्त्रीय काल या शास्त्रीय युग। तो यही चीज है, इसे क्लासिकल एज बोलते हैं, क्लासिकल एज, ये ध्यान रखना है, क्लासिकल एज। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। इसके अंतर्गत ये भी यूनान से संबंधित है, यूनान से ये भी संबंधित है। और शास्त्रीय काल से आपका प्रारंभ होता है, यहां 4 भागों में देखेंगे। शास्त्रीय काल के 4 भाग कौन कौन से पढ़ने वाले हैं? तो यूनानी कला, यूनानी कला इसी में पढ़ेंगे। यूनानी कला के अंतर्गत इट्रस्कन कला पढ़ेंगे, इट्रस्कन कला। और उसके बाद यूनानी कला, इट्रस्कन कला और हेलेनिस्टिक कला। हेलेनिस्टिक कला। और अगला जो पढ़ेंगे रोमन कला, रोमन कला। ये 4 कलाएं किसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं? तो शास्त्रीय कला के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। यूनानी कला, इट्रस्कन कला, हेलेनिस्टिक कला, रोमन कला।
आप लोग ध्यान रखेंगे। और यूनानी कला के अंतर्गत फिर हम 4 भागों में पढ़ लेंगे और इन्हीं लोगों को सबको शामिल कर लेंगे, क्योंकि ये इतने महत्वपूर्ण नहीं, इनसे छोटी छोटी जो जानकारी है दे देंगे। यूनानी कलम में एक होमर युग आता है, होमर युग। दूसरा आता है प्रारंभिक शास्त्रीय काल। कौन आता है? प्रारंभिक शास्त्रीय काल। और फिर प्रारंभिक शास्त्रीय काल के बाद आता है महान शास्त्रीय काल। महान शास्त्रीय काल। और एक चौथा और पड़ता है जो इसी नाम से है, हेलेनिस्टिक। हेलेनिस्टिक काल। ये चौथा पार्ट है यूनानी कला से, तो इसको एक साथ पढ़ लेंगे। तो ये चीज आप लोगों की हो जाती है क्या? ये प्राचीन कला के बारे में यहां तक पढ़ेंगे। अब उसके बाद प्यारे बच्चों आता है मध्यकाल। क्या आता है? मध्यकाल। तो मध्यकाल में क्या पढ़ना है, आइए देखते हैं। मध्यकाल में हम बात करेंगे यूरोप का। मध्यकाल में हम अगर पढ़ेंगे तो पहला होगा आरंभिक कला, और दूसरा जो होने वाला है बाइजेंटाइन कला, और तीसरा जो है रोमनस्क कला, ये पढ़ेंगे। चौथा जो है गोथिक कला, ये पढ़ेंगे। ये दोनों बहुत ही शानदार हैं। ये स्थापत्य कला से संबंधित हैं, बहुत आसान है। इन दोनों को पढ़ लेंगे बड़ी अच्छी तरीके से, रोमनस्क कला और गोथिक कला, तो इसको भी पढ़ लेंगे बड़ी आसानी से। फिर आ जाता है 7 नंबर पे हम पढ़ेंगे अगला पुनर्जागरण काल, या इसी को प्यारे बच्चों बोलते हैं रिनेसा आर्ट। ये भी ध्यान रखेंगे, या रिनेसा काल बोल देते हैं, रिनेसा काल, ये भी ध्यान रखेंगे। रिनेसा काल या पुनर्जागरण काल ये एक ही चीज है, और इसका जन्म इटली में हुआ। इटली के फ्लोरेंस से याद रखेंगे, इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, पुनर्जागरण काल इटली के फ्लोरेंस में। इसे रिनेसा काल भी कहते हैं। और रिनेसा काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी के अंतर्गत हम प्रोटो रिनेसा, दूसरा अर्ली रिनेसा, और तीसरा हाई रिनेसा, ये 3 कालखंडों में हम इस पुनर्जागरण को पढ़ने वाले हैं। प्रोटो रिनेसा, अर्ली रिनेसा और हाई रिनेसा से हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे। ये 14वीं सदी का है, ये 15वीं सदी का, और ये 15वीं व 16वीं सदी के मध्य, ये ध्यान रखना। शुरुआती 15वीं है,
अंतिम 15वीं शुरुआती 16वीं सदी माना जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये पढ़ लेंगे, पुनर्जागरण काल हो जाएगा। इसके बाद 16वीं सदी के टाइम जो है एक आ जाता है 8 नंबर पे रीतिवाद। क्या आता है? रीतिवाद, जिसे मैनरिज्म बोलते हैं। मैनरिज्म ये अगर हम बात करें तो 1530 ईस्वी से 1530 ईस्वी से 1600 ईस्वी का टाइम पीरियड होता है। 1530 से 1600 ईस्वी के टाइम पीरियड की बात। इसके बाद रीतिवाद के बाद हम बारोक कला पढ़ लेंगे। 8 9 बारोक कला ये पढ़ लेंगे। 10 नंबर पे रोकोको कला ये पढ़ लेंगे। तो बारोक कला का जो समय है वो 1600, ये ध्यान रखेंगे, 1600 से 1750 या कहीं कहीं 1800 से भी टाइम मान लिया जाता है ईस्वी का, ये टाइम पीरियड है। और रोकोको कला का 18वीं सदी समय है। 18वीं सदी ये ध्यान रखेंगे, 18वीं सदी, 18वीं सदी ये है। और प्यारे बच्चों अब यहां से समझना है 18वीं सदी के बाद की कला को हम आधुनिक कला के नाम से जानते हैं। वो चाहे भारत की हो चाहे यूरोप की हो। तो 18वीं सदी के बाद जो भी कला पढ़ेंगे वो आने वाली है आधुनिक कला। आधुनिक कला, क्योंकि 18वीं सदी तक तो समाप्त हो चुका है। अब जो पढ़ने वाले हैं आधुनिक काल, इसी के अंतर्गत जो है हम बहुत सारे वादों के बारे में, वाद युग इसे बोलते हैं, तो वादों के बारे में पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण वाद हैं उनको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वाद हमारे लिए इम्पोर्टेंट। तो अब प्यारे बच्चों हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक काल। यूरोप का लिख देते हैं, यूरोप का आधुनिक काल। इसके अंतर्गत प्रमुख वादों को हम देखेंगे कौन कौन से वाद पढ़ने हैं। तो पहला है जो हम पढ़ेंगे, बहुत सारे वाद जो होते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो हम सबको अच्छी तरीके से देखेंगे। तो पहला जो हमारा वाद रहेगा वो रहेगा नव शास्त्रीयतावाद, इसको पढ़ेंगे। नियो क्लासिज्म लिख लेते हैं, नियो क्लासिज्म ये फ्रांस से संबंधित है। कहां से? फ्रांस से संबंधित है नवशास्त्रीयतावाद। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो स्वच्छंदतावाद या इसी को हम पढ़ते हैं रोमांसवाद, इसको देख लेंगे। तीसरा देखेंगे जो अगर, तो यथार्थवाद मतलब रियलिज्म। यथार्थवाद। और इसी टाइम पीरियड में एक ग्रुप पढ़ना है बारविजन समूह। जो इसके कलाकार हैं वो यथार्थवाद के भी अंतर्गत आते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यथार्थवाद और बारविजन दोनों एक ही समय में हैं, पढ़ेंगे तो इसी समय में उनका भी नाम आ जाता है। 4 नंबर पे अगर हम बात करें तो प्राक
रैफलवाद, प्राक रैफलवाद देखेंगे। 5 नंबर पे देखने वाले हैं प्रभाववाद, प्रभाववाद। 6 नंबर पे देखने वाले हैं नव प्रभाववाद, नव प्रभाववाद। 7 नंबर पे उत्तर प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद 7 नंबर में। 8 नंबर में प्रतीकवाद, प्रतीकवाद। 9 नंबर में प्रतीकवाद के बाद क्या देखेंगे, नावी कलाकार समूह, नावी कलाकार समूह। 10 नंबर में नूवो आर्ट या नूवो कला, नूवो कला ये देख लेंगे। नूवो कला बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर की अगर बात करें तो फाववाद, या इसी को नाम दिया जाता है जंगलवाद, जंगलवाद। फाविज्म, फाविज्म इसे बोलते हैं, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। और 12 नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभिव्यंजनावाद, अभिव्यंजनावाद या इसी को अभिव्यक्तिवाद भी बोला जाता है। अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यंजनावाद या अभिव्यक्तिवाद इसको देख लेंगे। एक्सप्रेशनिज्म, ये नाम नोट कर सकते हैं। 13 नंबर पे जो पढ़ने वाले हैं ये भी महत्वपूर्ण है, घनवाद, घनवाद इसे क्यूबिज्म, क्यूबिज्म बोलते हैं, घनवाद इसको भी पढ़ना है। 14 नंबर में भविष्यवाद, भविष्यवाद देख लेंगे जिसे फ्यूचरिज्म बोलते हैं। 15 नंबर में रश्मिवाद, रश्मिवाद या इसी को किरणवाद बोलते हैं, किरणवाद ध्यान रखना है, रश्मिवाद या किरणवाद। रियोनिज्म, रियोनिज्म। 16 नंबर की अगर बात करें, रश्मिवाद के बाद क्या आता है, सुरीलीवाद, सुरीलीवाद देख लेंगे, सुरीलीवाद। 17 नंबर सुरीलीवाद के बाद आता है सर्वोच्चवाद, सर्वोच्चवाद ये देख लेंगे। सुपरमेटिज्म जिसे नाम दिया गया है, सुपरमेटिज्म ये ध्यान रखें। 18 नंबर क्या रहेगा, सर्वोच्चवाद के बाद एक आता है संरचना, संरचनावाद या इसी का नाम है रचनावाद या इसी का नाम है निर्माणवाद, निर्माणवाद। तो इनको भी देख लेंगे। 19 नंबर की अगर हम बात करें, संरचनावाद या रचनावाद के बाद जो आता है तो वो भंवरवाद है, भंवरवाद ये देख लेंगे। भंवरवाद के बाद एक आता है दादावाद, इंपॉर्टेंट है दादावाद या इसे कला विरोधी, कला विरोधीवाद भी कहा जाता है। 21 नंबर पे अब पढ़ेंगे नव लचीला
नवलचीलावाद, हाँ इसको देखेंगे। नवलचीलावाद को प्लास्टिक वाद भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। 22 नंबर पे अगर पढ़ना है तो विशुद्धवाद एक होता है, विशुद्धवाद। विशुद्धवाद के बाद 23 नंबर पे आते हैं तो बाउहाउस या बाउहाउस जो भी हो, बाउहाउस होता है। 24 नंबर पे अगर हम बात करें तो एक आता है अति यथार्थवाद, अति यथार्थवाद। अब 25 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप आर्ट, आप आर्ट या इसको बोलते हैं नेत्रीय कला, नेत्रीय कला या कह सकते हो ऑप्टिकल आर्ट, ऑप्टिकल आर्ट। 26 नंबर पे देखने हैं तो अमूर्त अभिव्यंजनावाद, अमूर्त अभिव्यंजनावाद। अमूर्त अभिव्यंजनावाद के बाद 27 नंबर अगर देखना है तो एक समूह है जिसका नाम है कोबरा समूह। क्या नाम है? कोबरा समूह। 28 नंबर पे अगर हम बात करेंगे, 28 नंबर पे तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉप आर्ट, पॉप आर्ट या इसी को पॉपुलर आर्ट बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। और इसका जन्म जो है वो इंग्लैंड में होता है और इसकी परवरिश कहाँ की जाती है तो अमेरिका में। ये चीज ध्यान रखेंगे, जन्म कहाँ है? इंग्लैंड, इंग्लैंड। विकास अगर बात करें तो ये हुआ अमेरिका, पहचान इसको अमेरिका से मिली। तो ये चीज पॉप आर्ट हो गया। पॉप आर्ट के बाद आता है 29 नंबर एक्शन पेंटिंग, एक्शन पेंटिंग। ये वहां अमेरिका से है। 30 नंबर अगर बात करें तो आ जाते हैं शापित कलाकार। शापित कलाकार मतलब जिनका किसी वाद से संबंध नहीं होता है, जिनका कोई वाद से लेना देना नहीं होता है, वो सब शापित कलाकार कहलाते हैं। तो उनको देखेंगे जो किसी अन्य चीजों से संबंधित नहीं थे, तो शापित कलाकार देख लेंगे। 31 नंबर जो पढ़ेंगे तो नव यथार्थवाद, नव यथार्थवाद देख लेंगे। 32 नंबर कंप्यूटर कला, कंप्यूटर कला या कंप्यूटर आर्ट, इसको देखेंगे। और ये अंतिम हमारी पढ़ाई होगी यहाँ पर, क्योंकि आजकल के युग में कंप्यूटरकृत कला चल रही है। तो हम प्रागैतिहासिक काल से और कहाँ तक आएंगे, इस कंप्यूटर कला तक आएंगे जो इस समय की कला है। तो प्यारे बच्चों, विस्तार से कल से कक्षाएं प्रगति पर होंगी। कल पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, प्रागैतिहासिक काल कल शुरू हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर करें, जिससे इस ग्रुप का लाभ अन्य बच्चे भी ले पाएं। और आपको बता दें, इसकी रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 300 रुपए, 300 रुपए में संपूर्ण कोर्स मिलेगा आपको। 300 रुपए में संपूर्ण कोर्स होगा। ये चीज ध्यान रखेंगे, संपूर्ण कोर्स में क्या क्या रहेगा तो वीडियो कक्षाएं, साप्ताहिक तथा मासिक टेस्ट, मासिक टेस्ट भी रहेगा। और
ये एक चीज और अगला जो अति महत्वपूर्ण है तो वो है फ्री नोट्स। यूरोपियन आर्ट का जबरदस्त फ्री नोट्स, वो भी हस्तलिखित होगा। और इसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बहुत ही सरल है। आप एक नंबर नोट कर लें, मेरा ये 9628354569। मेरा नाम राहुल वर्मा TDI, आप ये नाम नोट कर सकते हैं, राहुल वर्मा TDI 9628354569 पर आप कॉल मैसेज करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फीस मात्र 300 रुपए में संपूर्ण यूरोपियन आर्ट और ऐसी पढ़ाई कि एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चीज को शेयर करें और जिससे अन्य बच्चों तक ये मैसेज पहुंच जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल आप लोग तैयार होके आइएगा, हम प्रागैतिहासिक काल के एक एक क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।